नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 30 सीरीज वॉच कर रहे थे, आज हम 30 सीरीज में क्लास नंबर 25 को देखेंगे। इससे पहले 24 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। दोस्तों, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न का मतलब हमारा एक टॉपिक जैसा होता है, तो किसी भी बातों को इग्नोर न करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी फायदा होगी। हमारी कोई सी भी कंटेंट चाहिए, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस का हो या फिर जीडी का हो, स्टेनो का हो, रेलवे आरपीएफ एनटीपीसी का हो या फिर बिहार एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा का हो, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं और 1 स्टेप जीके जीएस का सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, जिनको बाय करना है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, यदि प्रतिरोधक तार की लंबाई दुगुनी हो जाती है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाता है तो प्रतिरोधकता क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है सर। एक तो प्रतिरोधक है ना, और एक प्रतिरोधकता। मैंने आपको कई बार ऐसे बताया है कि भाई प्रतिरोध का जो है मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। जब मात्रक में डिफरेंस है, इसका मतलब इसके गुण में भी डिफरेंस होगा, तो दोनों को एक में नहीं मिलाना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगी। बहुत सारे बच्चे मन में सोच लिए थे कि दुगुना हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्रतिरोध पूछता इसी क्वेश्चन में, है ना, तो फिर बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछ रहा है, तो प्रतिरोधकता पे क्षेत्रफल से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ती है। इसीलिए आप क्षेत्रफल को आधा कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, 10 गुना कर दीजिए, प्रतिरोधकता की वैल्यू अपरिवर्तित ही रहेगी। तो इसीलिए इसका आंसर अपरिवर्तित हो गई। अब मैं चीजों को समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, फिलहाल आंसर याद कर लीजिए कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती है आपके क्षेत्रफल या फिर आयाम में चेंजेस करने से। ठीक है, आइए। किसी कंडक्टर में प्रतिरोधकता चालक के तापमान और प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो किस मेटल के बने हैं और टेम्परेचर कितनी कैरी कर रही है। इस पे डिपेंड करता है उस कंडक्टर की। कंडक्टर मतलब बस का नहीं हो, कंडक्टर मतलब चालक मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होता हो, जो भी गुड कंडक्टर है उसकी बात हो रही है ना। तो यहाँ पे चालक के तापमान और प्रकृति पे निर्भर करती है आपकी प्रतिरोधकता। इसे अपन इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं P से। ठीक है, न कि उसकी लंबाई, आकार और क्षेत्रफल पर। न तो क्षेत्रफल पे डिपेंडेबल है, न उनके आकार पे, न उनके लंबाई पे। यानी यहाँ पे इसका न तो व्यास काम कर रहा है, न लेंथ काम कर रहा है, न आपका एरिया काम कर रहा है। इस पे इसकी जो है ये डिपेंडेबल नहीं है, इन चीज़ों से फ्री है। अर्थात इसमें आप लंबाई बढ़ाइए घटाइए, क्षेत्रफल बढ़ाइए घटाइए, प्रतिरोधकता नहीं बदलने वाला, इसीलिए उसका आंसर अपरिवर्तित था। ठीक है, इसके अलावा जबकि विद्युत धारा का विरोध यह भी करता है, जैसे प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है, जो फ्लो होती है ना, उसको रुकावट का अवरोध पैदा करने का काम करता है आपका प्रतिरोध। उसी प्रकार से ये भी विद्युत धारा का विरोध तो करता है, लेकिन ये क्षेत्रफल, आकार और लंबाई से फ्री होता है। यह सिर्फ तापमान और प्रकृति पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? इसकी मात्रक हो जाएगा आपका सर ओम मीटर। VVI करके रखेंगे, आए दिन एग्जाम में आती रहती है। इनके अलावा प्रतिरोध अब समझ लेते हैं। अभी आपने सर प्रतिरोधकता समझा है, अब हम प्रतिरोध समझते हैं। देखिए, प्रतिरोध भी सेम चीज है कि ये भी विरोध करता है ना, आपका जो है विद्युत धारा का विरोध करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है, फॉलो होने में व्यवधान उत्पन्न करता है। ठीक है, अब प्रतिरोध क्या होता है? जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि प्रतिरोधकता सिर्फ टेम्परेचर और उसके जो बनावट है ना, उस पे डिपेंड कर रहा था, न कि आकार, लंबाई और क्षेत्रफल पे। जबकि प्रतिरोध जो है इन सभी चीजों पे जो है डिपेंडेबल है। ये जो है लंबाई पर भी डिपेंडेबल है, क्षेत्रफल पर भी है, तापमान पर भी है, आकार पर भी है। यानी ये सब चीज पे मतलब सब चीज ही इनके प्रभाव में समाहित है। जबकि प्रतिरोधकता में सिर्फ तापमान और जो है किस मेटल या फिर इसकी जो है बनावट की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड था। आई होप आप दोनों बात समझ गए। प्रतिरोधकता जो होती है इसकी मात्रक ओम मीटर होती है। ये किसी भी कंडक्टर पे सिर्फ तापमान और प्रकृति पे डिपेंडेबल है। प्रतिरोध जो है ये तापमान, क्षेत्रफल है ना, उसकी आकृति, आकार, लंबाई, प्रकृति मतलब किस चीज की बनी होती, नेचर कैसा है, इन सभी चीजों पे डिपेंडेबल है प्रतिरोध, है ना। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में हमने अंतर विभेद कर लिया है। प्रतिरोध का मात्रक सर सीधे सीधे ओम होगा, है ना। इनके अलावा
प्रतिरोध और लंबाई के बीच गणितीय स्वरूप में अगर आप समीकरण निकालेंगे तो R बराबर प्रतिरोधकता इंटू L यानी लेंथ बट्टा एरिया होता है, और रेसिस्टेंस बराबर यानी प्रतिरोध बराबर ये प्रतिरोधकता का साइन है और ये लेंथ का साइन है बट्टा एरिया, है ना। तो ये होता है, ये सूत्र याद रखेंगे। आगे एक न्यूमेरिकल रखा हूँ, देखता हूँ कि आप लोग बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। मैंने एक ही न्यूमेरिकल खुद से सेट किया है जिसमें इन सभी सारे बातों का जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो के बीच में मिलेगा तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। यहाँ R प्रतिरोध है सर, L क्या है लंबाई है, A क्या है अनुप्रस्थ काट की एरिया है, और P क्या है प्रतिरोधकता का इंडिकेशन है ना। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होती है, अर्थात जिस अनुपात में आप लंबाई बढ़ाएंगे उसी अनुपात में आपकी रेसिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी कंडक्टर की लंबाई को दुगुनी कर देने पे प्रतिरोध कितनी हो जाएगी, तो प्रतिरोध दुगुनी हो जाएगी, है ना। और जो प्रतिरोध होते हैं लंबाई के तो समानुपाती हो गए, लेकिन उनके जो अनुप्रस्थ काट होते हैं उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। जो एरिया होते हैं ना उनके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और लेंथ के जो है समानुपाती होते हैं। इस सूत्र से भी आप इस चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे R बराबर प्रतिरोधकता इंटू लेंथ बट्टा एरिया है। अब एरिया जितना बढ़ेगा रेसिस्टेंस का मान उतना ही घटेगा, ठीक है, और लंबाई जितनी बढ़ेगी रेसिस्टेंस का मान उतना ही बढ़ेगी। कोई चीज में अंश और हर हो तो अंश जितना बढ़ेगा है ना वो उतना बड़ा हो जाएगा, और हर जितना बढ़ेगा उतना छोटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि लंबाई बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगी और एरिया बढ़ने से रेसिस्टेंस घटेगी। इसीलिए प्रतिरोध और लंबाई में समानुपाती का संबंध है, जबकि क्षेत्रफल और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती है ना इनवर्स का साइन है, मतलब संबंध है। इनके अलावा ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम यहाँ पे अगर मैं इसका जो है नियतांक हटा दूं तो V बराबर IR या RI हो जाता है, जहां V क्या है विभवांतरी है ना, R क्या है रेसिस्टेंस है और I क्या है विद्युत धारा है, ठीक है। इस पे हमने कई बार न्यूमेरिकल बनाए हैं, जो आगे एक न्यूमेरिकल रखा हूं वहां पे इन सब चीजों का इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। आइए अब देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल तथा उनके किनारे अवस्थित नदियां में कौन सा एक सही है। मोहनजोदारो ये रावी नदी के किनारे हैं क्या, नहीं सर ये सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदारो। आपने मोहनजोदारो पिक्चर भी देखा होगा, कौन है भैया राजेश रोशन का बच्चा कौन है, ऋतिक रोशन, और इनके जो हीरोइन थे पूजा हेगड़े थे शायद। इनके अलावा हड़प्पा ये साबरमती नदी के किनारे है, नहीं ये तो गुजरात में है वह जो है आपका, और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे हो जाएगा, साबरमती नदी तो बेसिकली गुजरात में है भाई। इनके अलावा सुरकोटदा ये दस्क नदी के किनारे है, रंगपुर लोथल नदी के किनारे है। तो जो सुरकोटदा है ये दस्क नदी के किनारे सही मिलान किया गया है, बाद बाकी तीनों के तीनों गलत किए गए हैं। तो आइए इसे सही करते हैं और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आती है। मैंने इस सीरीज में कभी हड़प्पा सभ्यता नहीं पढ़ाया आपको। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक तथा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है आदि ऐतिहासिक है ना, इसके अलावा कांस्य युगीन भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने लोहा को छोड़ दिया तो लगभग सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें भी तांबा का इस्तेमाल बहुधा किए जाते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन भी कहते हैं। इनके अलावा यह एक सुनियोजित शहरी व्यवस्था सभ्यता थी। यहाँ पे मकान पके हुए ईंटों के बने होते थे, जल निकासी के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था थी, जो आजकल कई विस्तृत शहर में भी नहीं है। इनके अलावा इस व्यवस्था के समूह में जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। जैसे आज हम देखते हैं इस्लाम धर्म में दफनाने की प्रथा है, हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है सबों को, तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता में भी सेम था, है ना। इनके अलावा सभ्यता में खेल के मैदान का साक्ष्य भी पाया गया है, जो कहाँ से मिला था, कोई भी बच्चा धौलावीरा से मिला था। कहाँ से मिला था सर, धौलावीरा में खेल के मैदान का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ था। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, है ना, चित्र वाला था, है ना, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, कोई भी नहीं पढ़ पाया है। इसके अलावा प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो कृषि, इसके अलावा पशुपालन, ये दो मेजर व्यवसाय थे। हालांकि व्यापार भी प्रचलित था, है ना, व्यापार भी दिखाया गया है मोहनजोदड़ो पिक्चर में, और वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित हुआ करता था उनका व्यापार, ठीक है। इस सभ्यता के अंततः संभव जो हुआ है, अंत जो हुआ है संभवतः कहा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा है, जैसे बाढ़, है ना। ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है,
लेकिन अवधारणा है कि बाढ़ वगैरह आए होंगे और सभ्यता का जो है विनाश हो गया होगा। इनके अलावा इसकी बनावट कैसी थी, तो त्रिभुजाकार थी। तो सर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आपने ओरिजिन को समझा है कि ये शहरी सभ्यता थी, ग्रिड पद्धति थी, है ना। शवों को या लाशों को जलाने दफनाने की दोनों प्रथा थी। लिपि भाव चित्रात्मक थी जो पढ़ी नहीं गई है। आकार इसका ट्रायंगल शेप में था। ड्रेनेज की व्यवस्था थी। मकान जो है पके हुए ईंट के बने होते थे। खेल के मैदान का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है शहरों की नियोजन एक आयताकार ग्रिड पद्धति में लगाई गई थी। वीवीआई कर लेंगे। क्या होता है ना कि बच्चे को, जैसे मैंने अभी ऊपर के लाइन में बताया कि भाई इस सभ्यता का जो शेप है ना लगभग ट्रायंगल के जैसा है, त्रिभुजाकार है। तो इसका मतलब नहीं कि जो इसका ग्रिड पद्धति है वो भी ट्रायंगल वाला हो। तो आयताकार ग्रिड पद्धति था और पूरी सभ्यता ओवरऑल ट्रायंगल शेप का था। ये दोनों बात अलग अलग है, दोनों क्वेश्चन और दोनों आंसर अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर जॉन मार्शल के निर्देशन पे दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा शहर की सबसे पहले खोज हुई थी 1921 में। इनके अलावा यह रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा नगर। इनके अलावा हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है या सामान्य काल है ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आप यहाँ पे 2500 से 1750 भी लिख सकते हैं और ये बीसी में चलती है, इसीलिए ज़्यादा से कम के तरफ लिखा जाता है बीसी, है ना। इनके अलावा मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन में सबसे विस्तृत स्थल थी जो सिंधु नदी के किनारे आपका जो है स्थित हुआ करता था। इनके अलावा मोहनजोदड़ो बता दिया सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन में जो है वो मैं आगे पढ़ लूँगा, लिखा हूँ। इनके अलावा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त मोहरों के चारों ओर 5 जानवर बैठा हुआ करता था, है ना। इनके अलावा विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के प्रमाण, ये सभी के सभी साक्ष्य जो है मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुआ था। 1 सेकेंड का समय लेके बताना चाहूंगा, कल रेलवे का ई बुक रिलीज कर दिया गया है आप तमाम भाई बंधुओं के लिए और कल रिकॉर्ड जो है इनकी कॉपियाँ जो है सेल हो गई। करीब 400 से अधिक बच्चे ने इसे जो है बाय कर लिया। हमारे ग्रुप मेंबर जितने हैं रेलवे वाले वो तो लिए ही लिए, बाहर के भी लोग लिए, है ना। तो ये पैरासीटामोल से भी एक कदम आगे निकल गया क्योंकि ये रेलवे का है। पैरासीटामोल आपको एसएससी के लिए जो है कंटेंट आप जैसे कि याद किए और कई सारे एग्जाम में आपने इसका असर देखा होगा, तो आप लोग भी ले सकते हैं जी, है ना। ये परीक्षा दर्पण रेलवे के विभिन्न एग्जाम में उपयोगी है। इसमें मैंने नीचे टॉपिक वाइज को भी समाहित कर दिया है। कल इस पे जो है 2-3 मिनट का स्पेशल वीडियो बना दिया था। जिनको विस्तृत जानकारी चाहिए वीडियो देख लीजिएगा। ये पैरासीटामोल 500 है, आपके एसएससी के एग्जाम में फाउंडेशन देने के लिए कारगर है। ये सीजीएल मेंस की करंट सीरीज जो चल रही है वो है, तो आप लोग जैसा चाहे ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पा कालीन भारतीय स्थल दैमाबाद। ये दैमाबाद इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट ही आपसे दैमाबाद पूछ लेता है, नया गांव पूछ लेता है कि ये कहाँ है। तो दैमाबाद और नागांव ये दोनों के दोनों आपके महाराष्ट्र में है, जिसमें दैमाबाद का नाम हड़प्पा कालीन दक्षिणी यानी सौदर्न मोस्ट जो है ये आपका क्षेत्र है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सबसे दक्षिणी स्थल है। आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ये आपका जो है सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता जहाँ तक जो है आपका चिन्हित किया गया, है ना। इसके अलावा रंगपुर यह गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में स्थित है। लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद के समीप स्थित है। धोलावीरा कच्छ के खाड़ी के पास गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। रोपर पंजाब में है। यहीं पे पंजाब से याद आ गया तो कलनौर भी लिख लेना, जहाँ से अकबर का राजाभिषेक हुआ था, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे भी गए थे, ये भी पंजाब में है। इनके अलावा धोलावीरा एकमात्र हड़प्पा कालीन नगर है जिसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। और लगे हाथ मैंने बताया था कि पंजाब शहर मतलब पंजाब राज्य को भी जो है ना 3 भागों में विभक्त किया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। द पंजाब इनको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है और धौलावीरा को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अन्य सभी हड़प्पा कालीन स्थल 2 भागों में ही विभाजित हुआ करता था। इनके अलावा धोलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन नगर है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था रंगप्पा मंदिर के साथ 2021 में। अब यूनेस्को में हमारा जो है टोटल 43 साइट हो गया है। अंतिम साइट आपका असम का जो है दफनाने की जगह है उसको शामिल किया गया है, और इससे पहले आपका शांति निकेतन और आपका मंदिर समूह को होयसल जो है उनको ऐड किया गया था। तो 42 हुए थे और ये असम वाला आ गया तो 43 हो गए। इनके अलावा हड़प्पा निवासी
राशि सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वगैरह कर लेता है इस पार्टिकुलर जहाँ से मैं आपका हाईलाइट किया हूँ वहाँ से, कि कपास की खेती में सर्वप्रथम थे। अब उनका इंटेंशन समझिए कि मैं सर्वप्रथम पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन लाया, ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है। ऑप्शन में गुजरात भी रहता है, हड़प्पावासी भी रहता है, तो आपका आंसर हड़प्पावासी होता है ना, क्योंकि कपास की साक्ष्य सबसे पहले यहीं से प्राप्त हुआ था। कपास काली मिट्टी की फसल है जिसे रिगुड़ मिट्टी या ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है। इंडिया में काली मिट्टी तीसरे नंबर पे आती है, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है ना, फिर आपका लाल मिट्टी है, फिर आपका काली मिट्टी है ना। ये ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी का क्रम तीसरा है और इसमें जो है कपास की अच्छी खेती होती है महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में, और कपास सबसे ज्यादा वर्तमान में गुजरात में होती है। इनके अलावा जो हड़प्पा काल में था ना, ये बर्तन का रंग लाल या गुलाबी हुआ करता था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पासे इत्यादि लोग जो है शिकार वगैरह मनोरंजन के तौर पे करते थे, मातृभूमि की पूजा करते थे, स्वास्तिक की चिन्ह यहीं की दिन है। तो ये सब हड़प्पा काल का जो है थोड़ा सा विशेषता है। अगर हड़प्पा काल की बंदरगाह की बात कर लेते हैं साहब, तो बंदरगाह की बात हो जाएगा हड़प्पा काल में आपका एक तो सुरकोतदा हो जाएगा और एक लोथल हो जाएगा। सुरकोतदा आपका पाकिस्तान में है वर्तमान में, और लोथल आपका गुजरात में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये बंदरगाह नगर था जहां पे आपके जो है पतन है, या फिर बंदरगाह को अंग्रेजी में क्या कहते हो, पोर्ट। तो ये सब। इनके अलावा यहाँ पे जो मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा था, आपको रेसिस्टेंस, करंट, विद्युत धारा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, इन सब का जो है इस्तेमाल इसमें हो जाएगा। मैंने खुद सोच के इस न्यूमेरिकल को डेवलप किया है ताकि आपकी समझ बढ़ा सकूं, है ना। एक अच्छी प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों को साथ देना होगा, तभी जो है हमारा, है ना, सफल हो पाएगा यह मिशन। किसी परिपथ में 20 वोल्ट के एक बैटरी से जोड़े गए हैं, किसी परिपथ को 20 वोल्ट के एक बैटरी से जोड़े गए हैं। यदि इस परिपथ में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, अब इस परिपथ में लगे धारावाही कंडक्टर की लंबाई को आधी कर दी जाती है तथा क्षेत्रफल दोगुनी कर दी जाती है, तो प्रतिरोधकता और लंबाई का गुणनफल प्राथमिक क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, है ना। ये जो है सेट करने में मुझे कम से कम 7 मिनट का समय लगा कि सब चीज कैसे आएगा एक ही न्यूमेरिकल में। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए ये एक जो है आपका पावर है ना, जो आपके 12 वोल्ट के हैं, और कहा जा रहा है कि इसमें एक रेसिस्टेंस लगी है, तभी तो रेसिस्टेंस का मान निकालोगे ना, है ना। तो ये परिपथ है एक, और यहाँ पे इसकी जो वोल्टता दे दिए है, ये 20 वोल्ट के कोई भी बैटरी या फिर कोई भी इक्विपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है यह परिपथ, यह सर्किट, है ना। इसमें आपकी धारा जो फॉलो हो रही है, ये 5 एम्पियर की धारा फॉलो हो रही है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो यहाँ तक का काम हमने कर लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस परिपथ में लगे धारावाही कंडक्टर की लंबाई को आधी कर दी जाती है। तो सबसे पहले मुझे इसमें से क्या क्या पता है सर, एक तो वोल्ट पता है और एक आपका करंट पता है। तो V बराबर क्या होता है, RI होता है। यहां से हम R का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। R का मान निकालेंगे तो 20/5 हो जाएगा सर। 20/5 का मतलब होता है 4 ओम, है ना। अब ऊपर में आपने एक फार्मूला देखा था कि R बराबर क्या हो रहा था, तो R बराबर प्रतिरोधकता इंटू लेंथ, इसके बट्टे में नीचे में क्षेत्रफल हो रहा था। ये फार्मूला आपने देखा था, यही तो मैंने बताया था कि प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला था। अब देखिए हमें, मेरे पास R का भी मान निकल गया है ना। अब हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे प्रश्न में। अब इस परिपथ में लगे धारावाही कंडक्टर, मतलब जिस वायर से यह सर्किट चल रहा है उस कंडक्टर की लंबाई को आधी कर दी गई सर, है ना। मतलब अब L के जगह पे L/2 हो गया है। R का वैल्यू आपका 4 आ गया है, L के जगह पे मैंने L/2 लिखा है। प्रतिरोधकता से कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो मैंने प्रतिरोधकता का जो है आपका साइन लिख दिया है ना। आधी कर दिया है तथा क्षेत्रफल को दुगुनी कर दी जाती है, और जो एरिया है उसे A से बढ़ा के 2A कर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता और लंबाई का गुणनफल, यानी ये जो है यहाँ से सिर्फ हमें L चाहिए सर। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन चीजों को करूंगा तो 8A बराबर, है ना, LP/2 हो जाएगा, यानी 16A बराबर LP हो जाएगा। आप करके देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मैथ हमसे बेहतर है आपका। 16A बराबर जो है ये PL हो जाएगा सर, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता और लंबाई का गुणनफल आ गया। प्रतिरोधकता और लंबाई का गुणनफल प्राथमिक क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, तो A का 16 गुना हो जाएगा, है ना। तो इसको मैंने सेट किया था, एक बार खुद से बनाना
तभी जो है अच्छे से दिमाग में घुस पाएगा और जिंदगी भर रह पाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार खुद से जरूर बना लियो, है ना बेटा। चलते हैं आगे। अगला है भैया, भू अस्थिर उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर चक्रण करते रहते हैं, यह किस बल के कारण संभव हो पाती है। जो आपका सैटेलाइट है भू अस्थिर वाला, जो पृथ्वी के ऊपर 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए जाते हैं, और इस उपग्रह में जो है मतलब खोजने का श्रेय आर्थर सी क्लार्क को दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। सबसे पहले है ना, सेंट्रल फुगल फोर्स क्या होता है और सेंट्रल पेटल फोर्स क्या होता है, यानी अपकेंद्रीय बल क्या होता है और अवकेंद्रीय बल क्या होता है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में आप जीते हो, जैसे साइकिल टर्न करते हो मोड़ पे, तो वहां पे कौन सी बल लग रहा होगा सर, सेंट्रल पेटल फोर्स लगती है। ठीक है, और जब कोई चीज केंद्र से दूर जाती हुई नजर आ रहे हो, जैसे अपने गांव में शक्कर से हवा मिठाई बनाते हुए देखा होगा, बचपन में आता था कि एक नीचे स्टोव में थोड़ा सा चीनी डालता था और ऐसे एक जो है मोशन देते थे, मतलब घुमा के, है ना, और फिर जो है जाली जाली शक्कर का बन के कैंडी बनाते थे उसको, है ना। तो वहां पे कौन सा बल लग रहा होगा, क्योंकि कैंडी को दूर फेंकता रहता, आप देखेंगे, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। तो वो एक अपकेंद्रन बल है, अपकेंद्री बल है। कहने का मतलब है कि अपकेंद्री बल जो है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये किसी भी जो है मूविंग चीज एलिमेंट्स को दूर ढकेलने का कोशिश करता रहता है, यानी सेंटर से इसको दूर भगाने का कोशिश करता रहता है। वहीं पे जो अभिकेंद्रीय बल है, ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किए हुए रहता है, खिंचाव इसका सेंटर की तरफ रहता है, इसकी बल जो है केंद्र की तरफ लगती है, और अपकेंद्रीय बल में बल जो है केंद्र के बाहर की तरफ लगती है। बस इतनी सी डिफिनेशन याद रखनी है। अब इसके सिद्धांत पे जो चीज काम करता है ना, वही आपके एग्जाम में आती है, तो ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। ठीक है, देखिए भू-स्थिर उपग्रह आपका जो है अपकेंद्रीय बल के कारण अपने एक्सिस पे रोटेट होते हैं, ये ध्यान रखना है। एक तो ये आपका डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है मैंने समझा ही चुका है। अब इसकी उदाहरण देख लेते हैं कि इस पे कौन कौन काम करता है। देखिए, जो भी आपका समुद्री ज्वार आता है ना, समुद्री ज्वार, तो ये चंद्रमा और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल कार्य करता है समुद्री ज्वार पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, समुद्री ज्वार पे भी जो है अपकेंद्रीय बल कार्य करता है चंद्रमा और पृथ्वी के। वैसे सूर्य का भी रोल है ज्वार भाटा लाने में। ज्वार भाटा क्या होता है, हाई टाइड, आपको सबको पता है। समुद्र में जब जल उठाव आता है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब नीचे की तरफ जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये टाइम फिक्स होते हैं, 12 घंटा 26 मिनट में सेम क्रिया रोटेट होता है, यानी 6 घंटा 13 मिनट के बाद विपरीत क्रिया रोटेट होता है। अभी जैसे ज्वार आ गया तो 6 मिनट 13 मिनट के बाद अब भाटा आएगा, फिर 6 घंटा 13 मिनट के बाद फिर से ज्वार आएगा, फिर 6 घंटा 13 मिनट के बाद फिर से भाटा आएगा। मतलब 24 घंटा में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आता है। ठीक है भाई, तो ये जो समुद्री ज्वार आती है ना, इसमें भी आपका अपकेंद्रीय बल का रोल होता है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन आपके घर में होंगे, है ना, तो ये जो वॉशिंग मशीन है ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इनके अलावा अभिकेंद्रीय बल, है ना, मैंने बता दिया क्या होता है, ये केंद्र की तरफ अट्रैक्ट करने वाली बल है। कोई भी जो है मोशन में जो है, अगर आपका सर्किल वाले पाथ पे कोई चीज मोशन में है तो उसे केंद्र की तरफ खींच कर रखता है, ये अभिकेंद्रीय बल है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अब अभिकेंद्रीय बल होता है। मौत के कुआं में चलती हुई तेज वाहन भी अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब देखिए सर, यहाँ ही विरोधाभास है, यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने क्वेश्चन का बेस बनाया है कि भू अस्थिर उपग्रह जो है, इसमें ये जो अपने एक्सिस पे रोटेट होते हैं, जिसको रोटेट होने में 24 घंटे का समय लगता है जितना पृथ्वी को लगता है ना, तो ये होता है सर अपकेंद्रीय बल पे। लेकिन जो अन्य उपग्रह है ना, जो अन्य उपग्रह है ना, और जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जितने भी अंतरिक्ष यान है, माफ कीजिए उपग्रह नहीं, अंतरिक्ष यान है ये, और उस यान पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ये अभिकेंद्रीय बल है सर, है ना। और मौत के कुआं में जो गाड़ी चल रही है हाथ छोड़ के, वो भी अभिकेंद्रीय बल पे ही चलती है। इनके अलावा मैंने कहा कि कोई भी टर्न वगैरह आप लेते हो, साइकिल, कार इत्यादि से, अगर गोलाकार पथ में कुछ भी चलाते हो तो भी सब अभिकेंद्रीय बल में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो मौखिक रूप से बताया वो लिखित रूप में है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से, है ना, पृथ्वी के सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। भू स्थिर उपग्रह का इस्तेमाल संचार, पूर्वानुमान, मौसम इत्यादि का लगाने के लिए जो है करी जाती है। ठीक है, इसकी जो परिक्रमा है 24 घंटे में होती है, जितना पृथ्वी को समय लगता है, और इसकी दिशा भी पृथ्वी के दिशा के जैसे ही होता है, अर्थात पश्चिम से पूर्व। ठीक है मेरे भाई, तो इसे ध्यान रखेंगे। सभी ग्रह की दिशा जो है पश्चिम से पूर्व ही होती है, एक ग्रह की दिशा जो है उल्टा होता है। आप लोग कमेंट करिएगा, अब जो सीरियस बच्चे हैं वो जरूर कर देंगे।
अब जो नहीं है हम क्या ही कहें। चलिए, इनके अलावा संचार उपग्रह की खोज आर्थर सी क्लार्क ने किया था, है ना। इनके अलावा ऑप्टिकल फाइबर, मृगमरीचिका, टूटा हुआ कांच, कांच की दरार, इंद्रधनुष का बनना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है सर? संचार प्रणाली में या एंडोस्कोपी में होता है, एंडोस्कोपी में, है ना, चिकित्सा व्यवस्था, तो इस सब में हो जाएगा, आपका शल्य चिकित्सा भी कह सकते हो। तो ये सब होता है ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल यहाँ पे। और ऑप्टिकल फाइबर, हेलुसिनेशन, टूटा हुआ कांच, इंद्रधनुष, रेनबो का बनना, ये सब आपके टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पे कार्य करता है। मैंने यहाँ पे एक नोट करके लिखा है कि जो रेनबो है ये सिर्फ टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पे नहीं काम करता है, इसके साथ ही साथ इसमें प्रकीर्णन का रोल भी होता है। तो अगर ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन न रहे तो प्रकीर्णन से भी काम चला लेना, लेकिन अगर प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों एक साथ दिया रहे तो वो आंसर सबसे बेटर होगा। इनके अलावा सूर्योदय में सबसे पहले, सूर्योदय से पहले जो आपको सूर्य दिखाई दे देता है, तारा जो है रात में टिमटिमाता है, पानी में पड़ी हुई मछली या सिक्का वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा दिखता है, बाल्टी में डाला गया रॉड जो है, रॉड थोड़ा टेढ़ा दिखता है, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रकाश में जो वर्ण विक्षेपण होती है, ये सूर्य की प्रकाश 7 वर्णों में बंट जाती है, रंगों में बंट जाती है, और ये तरंग दैर्घ्य के अनुसार डिसाइड होती है कि सबसे ऊपर तुम रहेगा कि हम रहेंगे। तो सबसे ऊपर रहता है लाल, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, और सबसे नीचे रहती है वोयलेट, है ना। इस बीच में 5 गो और रंग रहेगा, क्योंकि 7 गो रंग का मिश्रण है जो है आपका सूर्य का प्रकाश, यहाँ प्रिज्म से गुजारा जाता है, इसीलिए लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होती है, बैगनी रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। अर्थात तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन एक दूसरे में विपरीतार्थक संबंध रखता है। प्रमुख संस्थान तथा उसकी स्थापना में किसका मिलान गलत है? विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1945 को, इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1996, है ना, किसका मिलान गलत किया गया? विश्व व्यापार संगठन से सही 1996 जी, है ना, ये भी गलत लग रहा है, एक सेकंड करेक्ट करता हूँ। ये जो है गलत नहीं है, अपने आप में ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है, किसका मिलान गलत किया गया है नहीं, यहाँ पे किसका मिलान सही कर लेंगे तभी सही होगा, अन्यथा 3 तो गलत ही लिखा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, मैं आपको करेक्शन करके जो है कंटेंट दूंगा, है ना। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे आपका परीक्षा दर्पण बाय किए हैं, सभी को आज से 7-8 दिन के बाद जब 4-5 क्लास और हो जाएगी, मैं 6 क्लास की कंटेंट आपको और दूंगा, है ना। आपके साथ कोई भी छल नहीं करूंगा मैं, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई 30 क्लास की कंटेंट उसमें देंगे, लेकिन आप लोगों का एग्जाम नज़दीक आ गया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं कंटेंट लिख नहीं पाया। आपको पता होगा मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं कंटेंट को रिसर्च करता हूँ, लिखता हूँ, आने की संभावना देखता हूँ, तभी आपको पढ़ाता हूँ और आता हूँ, नहीं तो सब दिन पढ़ा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। तो भैया अभी जो है आज 25वें कर रहे हैं, 5 और होंगे, तभी जो है मैं आपको ई बुक फॉर्मेट में ही 10, 15 या 20 पेज की जो भी होगी मैं आपको दे दूंगा, है ना, उसी ग्रुप में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी परीक्षा दर्पण बाय किए हैं सभी को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो नए सिरे से खरीद रहे हैं, और जो पहले से ग्रुप में है वो तो है ये है रेलवे वाले में। ठीक है, चलिए, कोई पर्सनल मैसेज करके इन सब बातों को ना पूछें, इसीलिए मैं वीडियो में बता देता हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं है और बहुत ज़्यादा मैसेज आता है तो फिर जो है थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है इन सब चीज़ों को पूछने के लिए, जो बच्चे आते हैं, जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका होता हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सी हो गया भैया। इनके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, मुख्यालय जिनेवा में है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व व्यापार संगठन, ये जिन्होंने गैट का स्थान लिया था, है ना, और 1995 में गैट के WTO से रिप्लेस किया गया था गैट को, और भारत जो है इसके आरंभिक सदस्यों में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं पास्ट में। इनके अलावा 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य संगठन, कृषि एवं खाद्य
एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई। इसकी जो हेडक्वार्टर है ये रोम के अंदर है, इटली के अंदर है, और 16 अक्टूबर को हम खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय ओलंपिक समिति का गठन 1927 में दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था, है ना। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा मैडम, जो प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में आर ग्रेंट गोवन के द्वारा किया गया था, और इसकी हेडक्वार्टर बॉम्बे के अंदर है। रोजर बिनी साहब इनके अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन लोहा के अयस्क तथा उनके रासायनिक सूत्र के साथ किसका मिलान गलत है? हेमाटाइट Fe2O3, है ना, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट Fe2CO3। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी गलत है, Fe2 नहीं होता। ये 2 जो लिखा है ना, ये ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है। तो बाद बाकी दोनों ऊपर का सही है। ये तीनों के तीनों लोहा के अयस्क है, लेकिन तीसरे का सूत्र गलत है। सीडेराइट भी लोहा का प्रमुख अयस्क है, इसकी रासायनिक सूत्र FeCO3 होता है ना। इनके अलावा लिमोनाइट भी एक लोहा का जो है अयस्क है, और है, इसका सूत्र होता है FeOOH, है ना। इनके अलावा H2O, है ना। इनके अलावा लोहा का जो है, लोहा की अधिकता से शरीर में हेमोक्रोमेसिस बीमारी होती है, हेमोक्रोमेटोसिस बीमारी होती है। इसी प्रकार से मैंने एक बताया था कि सिरोसिस बीमारी यकृत का होता है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइट का सूत्र भी आपके एग्जाम में आता है, Al2O3 2H2O होता है एल्युमिनियम का सूत्र, ये बॉक्साइट का प्रमुख अयस्क है। लोहा तथा एल्युमिनियम की सबसे अधिक वर्तमान उत्पादन वाला राज्य उड़ीसा है, ध्यान रखेंगे। तांबा का सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश है, और कोयला का छत्तीसगढ़ है। भारत में प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र राजहरा की पहाड़ी और बेलाडीला, डायरेक्ट पूछता है तो ये आपके छत्तीसगढ़ में होगा। बादाम पहाड़ी, गुरु महासानी, ये उड़ीसा में होंगे। कद्रमुख, बाबा बूदन की पहाड़ी, ये कर्नाटक में होंगे। नोवा मुंडी, ये झारखंड में होंगे। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये सब जो है आपका साइट पूछा जाता है जहाँ पे माइनिंग होती है। इनके अलावा लोहा का निष्कर्ष हेमेटाइट अयस्क से होता है। कहने का मतलब जैसे कोयला 4 प्रकार का मैंने आपको बताया था, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, जिसमें सबसे अच्छा था एंथ्रासाइट और सबसे घटिया था पिट। उसी प्रकार से लोहा के जितने भी अयस्क हैं, जितने भी ओर हैं, उसमें सबसे अच्छा हेमाटाइट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोहा की मात्रा मोर देन 70% पाई जाती है। इनके अलावा लोहा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं साहब, एक तो ढलवा लोहा होता है और एक पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा को आप प्योर लोहा कहते हो, शुद्ध लोहा कहते हो। ढलवा लोहा को आप मिक्सअप लोहा या कमजोर लोहा कहते हो। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, 2 से 5% होता है। पिटवा लोहा को शुद्ध लोहा कहा जाता है। यह लोहा सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय या तन्यता गुण को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। सबसे ज्यादा तत्वों में आघात वर्धनीय और तन्यता सोना होता है, इसीलिए आप सोना 2 ग्राम खरीदिए और मस्त अंगूठी बना लीजिए। 2 ग्राम लोहा में आपका अंगूठी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें इतनी गुण नहीं है जितनी सोना में है, ठीक है भैया, इसीलिए महंगा है ना। और जितनी महंगा धातु रहेगा उतने कम अभिक्रियाशील रहेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये चीज काम आता है विस्थापन अभिक्रिया में, जहां आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हो कि कौन से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, यौगिक का निर्माण करेगा, और कौन बाहर हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा सभी बात पढ़ा दिया हूँ, इसीलिए इतने शॉर्टकट में बता पा रहा हूँ। अब जो बच्चे आज ही क्लास ले रहे हैं उनको शायद कुछ बातें समझ में ना आता हो, तो सीरीज देखा कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। इनके अलावा इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, किसमें भैया? आपका पिटवा लोहा में, इसीलिए तो शुद्ध माना जाता है। 0.25% के करीब होती है, अगर आप एग्जैक्ट बात जाने तो। इस्पात एक प्रकार का मिश्र धातु है जो लोहा में अन्य तत्व जैसे कार्बन इत्यादि को मिला के बनाए जाते हैं। रेल की पटरी जो है ना आपका इस्पात का ही बना होता है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब उपभोक्ता की क्या? तो घटिया वस्तु की मांग गिर जाएगी जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, आज आप 15,000 कमा रहे हैं तो 30 रुपए किलो वाला चावल खाएंगे, कल आप 75,000 कमाएंगे तो 80 रुपया वाला खाने का मन भी करेगा और खाएंगे भी। अब ये सृष्टि का नियम है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है खर्च भी बढ़ता जाता है। वैसे ही क्या हुआ कि घटिया वस्तु की मांग घट जाएगी जब किसी उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाएगी। ये तो लॉजिकल बात है, तो ये सीधी सीधी बात है सर। धन की आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दरों में गिरावट आती है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा है ना, जैसे मुद्रा सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया तो ब्याज दर जो है अस्थिर हो जाएगा या गिरेगा, बढ़ने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि आपूर्ति ज्यादा हो रही है। ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धन की आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दरों में गिरावट हो जाएगी। अब मान लीजिए गांव में 15 को महाजन है तो हो सकता है कि आपको 2 रुपये सैकड़ा पे ब्याज मिले, है ना। और गांव में अगर 1 को महाजन है तो मनमानी चलता है, तो 10 रुपये सैकड़ा पे चलता है, गाँव घर से नियम है। इनके अलावा किसी वस्तु के मूल्य कम होने पर उसकी मांग क्या हो जाती है?
जाती है, बढ़ जाती है। ये मांग का नियम कहता है कि मूल्य कम होगा तो मांग बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा। इनके अलावा स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्पर्धी सामान, ये ऐसा वस्तु होता है कि एक के फिराक में दूसरा रहता है कि तुम्हारा वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा ना हमारा मांग बढ़ जाएगा, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन से देखिए पेप्सी और कोको कोला, मान लीजिए कि 200 ग्राम की पेप्सी 15 रुपया में दे रहा है और 200 ग्राम की कोको कोला 17 रुपया में दे रहा है। अब जो आदमी कोको कोला पी रहा था वो मूव करेगा पेप्सी के तरफ। जनरली दोनों जो है समान ही चीज है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, मैं तो बहुत दिन पहले पिया था, है ना। तो जो है अब ये कोको वाला मूव करेगा यहाँ पे पेप्सी में। तो इसमें क्या होता है कि एक वस्तु की जैसे ही आपका प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धी वस्तु या स्थानापन्न वस्तु। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और वैसे तो आप जानते हैं कि मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगी, है ना। पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की मांग और दूसरी वस्तु की कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, जैसे कार और पेट्रोल, है ना, कार और पेट्रोल, है ना। तो ये जो है आपका कार और पेट्रोल जो है ये क्या होगा भाई, कार बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो पेट्रोल का खपत भी तो कम होगा, अर्थात एक वस्तु की महंगा होने पे दूसरे की जो है खपत कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है ना। तो इसमें ऋणात्मक संबंध है। इनके अलावा रुग्ण कंपनी क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आती है। रुग्ण कंपनी सर ऐसे कंपनी को कहते हैं जो लगातार, है ना, 2 साल तक जो है घाटे में रहा हो, और या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि भाई इनकी जो नेटवर्थ है, जितने की नेटवर्थ है उससे ज्यादा इस पे तो कर्ज है ना। तो ऐसे कंपनी को रुग्ण कंपनी कहते हैं, और ये लगातार घाटे में जाता हुआ नहीं नजर आता है। जैसे, है ना, रिलायंस, मुकेश अंबानी का जो भाई है वो कौन नाम है भैया उनका, है ना, अनिल अंबानी, उनकी जो कंपनी है ना। तो ये सब जो है लगातार घाटे में जा रही है। हालांकि मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं कि इनके घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग शेयर बाजार में कुछ नया करने के लिए पहले हवा भी उड़ा देते हैं। ठीक है। इनके अलावा मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध होने वाले सामान की भाव बढ़ जाती है। मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध होने वाले सामान की भाव बढ़ जाती है। मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध होने वाले सामान की भाव बढ़ जाती है। मुद्रा, यहाँ पे कुछ और मैं लिखना चाह रहा हूँ, इस लाइन को आप जो है स्किप कीजिए, है ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है। इनके अलावा कोई घटिया मुद्रा, है ना, मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये ग्रेसम का नियम कहता है। रेपो रेट बढ़ने से मुद्रा की तरलता बाजार में घटती है। रेपो रेट बढ़ने से मुद्रा की तरलता बाजार में घटती है। रेपो रेट अर्थात बैंक दर अगर बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेगा, सही है। ठीक है। तो ये भी जो है मुद्रा की तरलता बाजार में घटेगी। इनके अलावा मुद्रास्फीति के साथ बाजार में बेरोजगारी घटती है। मुद्रास्फीति के साथ बाजार में बेरोजगारी घटती है तथा मुद्रास्फीति न रहने पे बाजार में बेरोजगारी बढ़ती है। यह फिलिप्स के कर्व के द्वारा समझाया गया है कि अगर मुद्रास्फीति या महंगाई है मार्केट में तो बेरोजगारी लिमिट में रहता है, अगर महंगाई बिल्कुल कम हो गई तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, क्या क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को हवा में छोड़ दिया जाता है और हवा में उपस्थित CO2 से प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए विरंजक चूर्ण का सूत्र सबको आता होगा, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, है ना। तो जब इसको आप हवा में छोड़ेंगे और हवा में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है इससे प्रतिक्रिया करके ये क्लोरीन गैस को निष्कासित करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट नामक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। यहाँ पे मैंने समीकरण लिख दिया है। अब तो इतनी बार रासायनिक अभिक्रिया समझा दिया कि आप आराम से बैलेंस वगैरह कर रहे होंगे। विरंजक चूर्ण को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया आप कराएंगे, H2SO4 से कराएंगे, तो आपका जो है कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और इसमें भी क्लोरीन गैस का निष्कासन होगा और जल भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। जो क्लोरीन गैस की निष्कासन वाले हैं ये 2-3 को क्वेश्चन बनता है। विरंजक चूर्ण का आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, विरंजक चूर्ण का H2SO4 से और HCl का H2O से, वहां भी क्लोरीन गैस निकलती है। तो इसको पकड़ के रखना है अपने को, एग्जाम में आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल से प्रतिक्रिया कराई जाती है, HCl को H2O से प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो आपका यहाँ भी क्लोरीन गैस जो है निकल रही है। तो एक ये पकड़ के रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण शुष्क बुझा हुआ चूने पे जब आप क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हो तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। जब इस पे क्लोरीन गैस के साथ इसे गर्म किया जाता है तो आपका जो है विरंजक चूर्ण, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, प्राप्त होता है और साथ में जल का भी निर्माण होता है। अब बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त होता है, तो जब जिंदा
चूना को जल से प्रतिक्रिया कराया जाता है। जिंदा चूना जिसे कली चूना भी कहते हैं, इसे जब जल से आप प्रतिक्रिया कराएंगे तो आपका बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के लेखक नहीं है? चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सभी के सभी अंग्रेजी भाषा में किताबों को लिखते हैं। चेतन भगत साहब इंग्लिश भाषा के मॉडर्न राइटर हैं। इनके पुस्तक में रेवोल्यूशन 2020, टू स्टेटस, 5 पॉइंट समियन जिसपे 3 इडियट पिक्चर है, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ए नाइट एट द कॉल सेंटर, ये सभी है ना। इसके अलावा रस्किन हाफ गर्लफ्रेंड भी लिखेगा इसमें। रस्किन बॉन्ड के प्रमुख पुस्तकों में द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, द रोड टू मसूरी, है ना, जो आपका टॉपिक वाइज दिया गया है दर्पण में या फिर पैरासीटामोल के साथ, तो आप टॉपिक वाइज सेक्शन में जरूर जाए, है ना, ये किताब के लिए। अनीता देसाई की प्रमुख पुस्तकों में फीस्टिंग फास्टिंग, क्राई द पीकॉक, वॉइस इन द सिटी, है ना। सलमान रश्दी की पुस्तक द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, मिडनाइट चिल्ड्रेन, सैटनिक बर्जन, बिग सिटी, ग्रैमस, ये सभी के सभी सलमान रश्दी का, जिसमें ग्रैमस पहला हो जाएगा इनका। विक्रम सेठ की प्रमुख पुस्तक ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल, है ना, ये सब विक्रम सेठ की है। और एक करण जौहर का ऐसा ही पुस्तक है, ए अनसूटेबल बॉय, अनसूटेबल बॉय, है ना, ये करण जौहर का है। एलोसोम क्या होता है? अभी 2-3 दिन पहले ही मौखिक रूप से बताया था। मैं जानता हूं कि अधिकांश बात दिमाग से निकल जाती है, इसीलिए मैं लिखित रूप में बताना चाहूंगा। एलोसोम होता है आपका लिंग गुणसूत्र, जो अपने पास 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होता है, 22 तो आपका कॉमन गुणसूत्र होता है मादा में और नर में, है ना, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, और 2 जो बच गया इसे एलोसोम्स कहते हैं, जिसे सेक्स गुणसूत्र भी कहते हैं, सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं, या फिर एलोसोम भी कहते हैं, या लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका एगो एक्स होता है, एगो वाई होता है। ये सिर्फ मेल के पास होती है ना। अगर मेल जो है डोनेट करता है वाई तो संतान होगा आपका बच्चा लड़का, और अगर एक्स डोनेट करता है तो संतान होगा आपका लड़की, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो 23 जोड़ी में 22 जोड़ी को ऑटोसोम और 1 जोड़ी को एलोसोम्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा है जो चीज मैंने यहाँ बताया सेम चीज लिखा हुआ है ना। इनके अलावा जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया था, और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए का खोज किसने किया था आप लोग जरूर बताना, है ना। यहाँ डबल हेलिक्स वाला बात है, और कई बार इस चीज को मैं स्ट्रेस डाल के बताया हूँ कि गलती कर दोगे, डबल हेलिक्स अलग है जो इस प्रकार से दिखाया जाता है ना। लेकिन डीएनए सीधा सीधा कहेगा तो फिर दूसरे आदमी का नाम आता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 111 किलोमीटर याद रखना है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, और पूर्व में रहेगा तो ग्रीनविच से टाइम ऐड होता है, और पश्चिम में रहेगा तो ग्रीनविच के अनुसार टाइम घटता है। जैसे भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, तो ग्रीनविच से पूर्व में है ना, तो अपनी टाइम बढ़ता है, यानी ग्रीनविच से आगे चलता है। कितना? 5.5 घंटा। 82.5 को 4 से गुना कीजिएगा 330 मिनट होगा, और 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटा होता है ना। यही चीज यहाँ पे दोनों जितना बात मैंने बताया ये दोनों लिखा हुआ है। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है। इनके अलावा 23.5 डिग्री दक्षिणी को, है ना, अपन मकर रेखा, और उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पश्चिम से पूर्व का क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। कर्क रेखा को पार करने वाली 2 बार नदी माही नदी है इंडिया के अंदर, ध्यान रखेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ना। भारत की मानक समय 5 गो राज्य से जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बेटा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 गो राज्य है जहां से आपका मानक समय का जो है गुजारा होता है या फिर निकासी होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की वित्तीय वर्ष में शुरू की गई, तो ये 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपका 2005 में आया था, है ना। अन्नपूर्णा योजना भी पूछा जाता है, और अन्न के मतलब खाद्य के बदले अनाज, ऐसा है ना, काम के बदले अनाज, माफ कीजिएगा, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, और केसीसी जो किसान कॉल सेंटर है ना, वो भी 2004 में आया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 स्वामी सहजानंद लखनऊ में। किसान से संबंधित जो है आपका योजना, किसान सम्मान निधि योजना, 6,000 रुपये की राशि 3 किस्त में 4-4 महीने के गैप पे सरकार के द्वारा दिया जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, और इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन है। इंडिया में सबसे पहले कहां पे आया था? पंजाब में। कब आया था? 1967 के अंदर, 3rd पंचवर्षीय योजना कहेंगे। इनके अलावा सबसे अधिक असर जो है ये गेहूं के फसल पे हुआ था, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किसान कॉल सेंटर 2004 बताया था। इनके अलावा जो सूचना का अधिकार है ये 2005 में आया था। ये यहाँ पे मैंने 2004 मिल रहा था तो 2005 में लिख दिया, हालांकि यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं। सूचना का अधिकार पॉलिटी का चीज है, और ये जो हम पढ़ रहे थे वो ज्योमेट्री का चीज पढ़ रहे थे, है ना।
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण की गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर शहर में करवाया था। और अजमेर शहर का निर्माण किसने करवाया था? आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, है ना। अजमेर शहर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर और उदयपुर तो जानते ही हैं, उदय सिंह सेकेंड, जय सिंह सेकेंड। आज अजमेर का बताना, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण अजमेर में करवाया। यह एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भी रखी, लेकिन पूर्ण करवाया इल्तुतमिश, और ऊपर का फ्लोर बनवाया फिरोज शाह तुगलक। ये तो याद ही होगा। 1206 में सल्तनत का पहला वंश था आपका गुलाम वंश, जिसे ममलूक या इलवारी वंश भी कहा जाता है, जिनके फाउंडर ऐबक ही थे। लेकिन ऐबक ज्यादा दिन रहे नहीं, ये 1210 में मर गए घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय। इनके अलावा हजरत बल मस्जिद जम्मू कश्मीर में है, और भारत की सबसे पुरानी मस्जिद, है ना, ये आपका जो है कहाँ पे है? केरल में है। चेरामन जुमा मस्जिद इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है भैया? चेरामन जुमा मस्जिद है, और ये कहाँ पे है? केरला के अंदर है, ध्यान रखेंगे। सबसे पुराना चर्च सेंट थॉमस चर्च, ये भी केरला के अंदर है, ध्यान रखेंगे, है ना। अंग्रेज के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? आप लोग कमेंट करेंगे। 75 बार पढ़ा चुका हूं। अंग्रेज के द्वारा निर्मित जो है सबसे पहला किला कौन सा था? बताएंगे, है ना। जैसे जंजीरा का किला मैं कई बार बताया हूं, आगरा का किला बताया हूं, अहिल्या बाई का किला बताया हूं, है ना। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अंग्रेज के द्वारा निर्माण किया गया पहला किला कौन सा था? साउथ में था। मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया हूं, आप लोग बताना। बंगाल की खाड़ी वास्तव में क्या है? तो ये समुद्र है एक, है ना। तो ये सभी जानते हैं, ये तो कॉमन हो गया। 2016 में इस लाइन को पूछा था, इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा इसे रख दिया है। इल्तुतमिश द्वारा निर्माण कराया गया हौजे सुल्तानी वास्तव में क्या है? एक जलाशय है, ये इल्तुतमिश ने बनाया था, है ना। ईडन गार्डन क्या है? तो बढ़िया सा गार्डन है, जहाँ पे जो है निब्बा निब्बी बैठते हैं। नहीं भाई, वहाँ पे क्रिकेट होते हैं, है ना। ये कलकत्ता में है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी? है ना। यहाँ पे है संथानम, राजा चलैया, नरसिम्हा, आबिद हुसैन। आबिद हुसैन सिडबी से है। राजा चलैया जो है ये टैक्स वगैरह से हो जाएगा। नरसिम्हा समिति ये भी बैंकिंग व्यवस्था से हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक सेकेंड, पंचायती से तो संथानम समिति लग रहा है जी, है ना। वही है, संथानम में है, सही है। संथानम समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, VK राव समिति, ये सभी के सभी पंचायती व्यवस्था से संबंधित, सभी ने अपना अपना अलग अलग रिपोर्ट दिया, जिनमें सबसे ज्यादा कारगर बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट, जिसके अनुसार आज इंडिया में पंचायती व्यवस्था चलती है त्रिस्तरीय, 3 लेयर वाला। और 3 लेयर वाला में कहाँ पे क्या होता है? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला पे जिला परिषद, है ना। पंचायत की शुरुआत 1968 राजस्थान के नागौर से हुआ था। इनके अलावा राजस्थान पहले ऐसे स्टेट है जो पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा लागू किया था। ये आपके करंट सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। पंचायत से संबंधित आर्टिकल 40 DPSP में है, 243 अलग से भी है ना। पंचायत को भाग 11 में रखा गया है, माफ कीजिएगा अनुसूची 11 में और भाग 9 में। 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, लेकिन ये लागू होता है 1993 में 24 अप्रैल को। आज 24 अप्रैल को हम पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किया गया है जो पंचायत से संबंधित है, और पंचायत के सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए आपका। राजा चिलैया समिति का संबंध जो है टैक्स से है। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध सिडबी बैंक से है। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। हिल्टन यंग कमेटी का संबंध RBI की स्थापना से है। तो ये कुछ समिति। विजय कलेकर काफी ट्रेंड में रहते हैं जो GST से है ना, विजय कलेकर जो है GST से है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सिकंदर और राजा पोरस के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे? तो ये बितस्ता नदी के किनारे। सिकंदर और राजा पुरु या पोरस, झेलम या बितस्ता का किनारे जो है युद्ध हुआ था, बाद में दोनों में दोस्ती हो गई थी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ ये नर्मदा के किनारे 618 में हुआ है ना। इनके अलावा जो आपका प्रसिद्ध 10 राज का युद्ध है, ये रावी नदी के किनारे हुआ था, राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं में, और इसकी वर्णन ऋग्वेद में भी मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम आपको याद होगा जब दाहिर के समय आक्रमण किया था 712 में, और ये पहला इस्लाम आक्रमण था इंडिया पे, तो वही मोहम्मद कासिम जो है सबसे पहले इंडिया में जजिया कर लगाए थे, है ना। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था कौन? ये फिरोज तुगलक था, जो सल्तनत कालीन तुगलक वंश के शासक थे। जजिया कर मुसलमान से लिया जाता था, जबकि जकात कर जो है माफ कीजिएगा जजिया कर जो है गैर मुसलमान से लिया जाता था, जबकि जकात कर जो है मुस्लिम समुदाय से लिए जाते थे। इनके अलावा मुगल वंश में जजिया को समाप्त करने वाला शासक अकबर था, तथा जजिया को समाप्त होने के पश्चात पुनः लागू करने वाला औरंगजेब हुआ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची की नहीं है? रेलवे, जन्म मरण पंजीकरण, बीमा, विदेशी मामला। तो ये जो बी है ना, जन्म मरण पंजीकरण, राज का काम है ना, ये है आपका संघ
संघ में नहीं आता। संघ में वर्तमान में 100 गो विषय है, समवर्ती में 52 गो, कंकरेंट में और राज्य में जो है स्टेट में 61 गो विषय है। ठीक है, इनके अलावा अपशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसमें निहित होगा, तो केंद्र में निहित होगा। मतलब इन तीनों में जो चीज शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का इकलौता हक कौन है, आपका केंद्र है। संघ सूची पर कानून बनाते हैं कौन, केंद्र बनाते हैं, है ना। इसमें कई सारे चीज आते हैं जैसे डाक, संचार, युद्ध, शांति, बीमा, लॉटरी, जनगणना। समवर्ती सूची में दंड, विधि विधान, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है आपका समवर्ती सूची में आ जाएगा। एक सेकेंड, जन्म पंजीकरण समवर्ती सूची में आ जाएगा। जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, हाँ सही है जी, जन्म पंजीकरण समवर्ती सूची में ही आएगा। अर्थात जो मैंने यहाँ पे कहा है ये थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे से, माफ़ी चाहूँगा। ये जो है ना ये आपका समवर्ती सूची में आएगा, राज्य सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का विषय है। ठीक है, इनके अलावा राज्य सूची में विषयों में पुलिस, कारागार, स्थानीय स्वशासन जिसे ग्राम पंचायत के नाम से आप आम भाषा में बेटर जानेंगे, लोक स्वास्थ्य, बाजार, मंडी, कृषि, आय, मनोरंजन पर कर, ये सब जो है राज्य सूची का विषय होता है। इनके अलावा मनोरंजन, ठीक है, कृषि पर कर, ठीक है। मोजाम्बिक की मुद्रा क्या है, मेटकल, मोजाम्बिकन मेटकल, ये इस पर मुद्रा है। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है। पोलैंड की राजधानी वर्षा है, मुद्रा ज्लोती है। यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनी रिवनिया है, राजधानी कीवी है, ये बहुत चर्चा का है। पोलैंड और रसिया अभी तक लड़ रहे हैं भाई। इनके अलावा म्यांमार की राजधानी आपका नेपिदा, मुद्रा क्या है, क्यात है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा क्या है, बहत, क्या है, बहत, है ना। इनके अलावा हिंदू विवाह पुनर्विवाह 1856 के समय अंग्रेज कौन थे, डलहौजी थे। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के काल में पारित हुआ था, लेकिन कैनिंग के समय से लागू हुआ था। हिंदू विवाह पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में महादेव गोविंद रानाडे, जिन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग का मदद किए थे। शारदा एक्ट 1929-30 में आए थे। इनसे जुड़े कौन रहे थे, है ना, कोई बच्चा, एक बच्चा कमेंट करना यार, है ना, कि बाल विवाह से कौन जुड़े रहे थे, है ना, हरबिलास शारदा इनका नाम था। इनके अलावा क्रिप्स मिशन, है ना, ये आपका अंग्रेज वायसराय लिनलिथगो के समय 42 में आया था और इसी की विफलता के कारण जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कैबिनेट मिशन में 3 गो सदस्य थे, बेबल के समय आया था 46 में, एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एस्टोपट क्रिप्स, है ना। रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था 1919 में और इसी का कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। निम्नलिखित में से पंजाब में स्थित कौन सा कृत्रिम आर्द्र भूमि भी कहा जाता है, तो ये आपका जो है हरिके बैराज, ये आपका कृत्रिम आर्द्र भूमि कहलाता है। हरिके बैराज जो कृत्रिम आर्द्र भूमि भी कहा जाता है, इसे हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा नहर निकलती है। भारत में सबसे पहले रामसर भूमि में चिल्का झील को चिन्हित किया गया था। वर्तमान में 75 न काट के अब जो है 85 लिख लेना, अब जो है 85 रामसर हो गया। सबसे अधिक तमिलनाडु का साइट है, बिहार का कवरताल और लद्दाख का सुमेरी झील। आंध्र प्रदेश, बिहार का कवरताल झील, लद्दाख का सुमेरेरी झील, आंध्र प्रदेश के, है ना, कोलेरू झील, असम के दीपोर बिल, त्रिपुरा स्थित रुद्रनाथ सागर झील इत्यादि को रामसर साइट में दर्जा मिला है। और विशेष जानकारी के लिए रामसर के लिए जो है आप कहाँ चले जाएंगे, टॉपिक वेज में अलग से रामसर दिया गया है ना। वर्तमान समय में 85 रामसर स्थल है। सबसे बड़ी रामसर आपका सुंदरबन और सबसे छोटी जो है ये रेणुका झील हो जाएगा जो हिमाचल में है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ले सकते हो। मिलेंगे हमारे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।